होंगे। हाँ जी बेटा जी, हम जो थे अपने चैप्टर नंबर 7 के ऊपर थे। इसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट को देख रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है, मतलब रैम कैसे काम कर रही होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो मैं आप लोगों को ओवरलेज़ के बारे में बता रही थी। ओवरलेज़ जो है वो क्या चीज़ होती है, अब मैं अपने वर्ड में बताती हूँ। ये एक ऐसा मेथड है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामर, जिसमें क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं प्रोग्राम्स को पीस ऑफ सेगमेंट्स के अंदर, पीसीस के अंदर या फिर सेगमेंट के अंदर। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे पोर्शंस के अंदर, छोटे सेगमेंट्स के अंदर, पीसीस के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर तोड़ देना, उसको कहते हैं ओवरलेज। और ओवरले की एक और ख़ासियत भी है, सिर्फ़ और सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर लेगी जो इसको ज़रूरत होगी। ठीक है जी। तो एक्चुअली यही आपका डिफ़िकल्ट टास्क होता है हर प्रोग्रामर के लिए, तोड़ना इसको। सो ऑलरेडी मैं इसको बता चुकी हूँ, अगर आपने डिटेल में सुनना है तो आप प्रीवियस लेक्चर सुन लें। ठीक है जी। ओवरले का कंसेप्ट ये था कि एक इंस्ट्रक्शन अगर गिवन है तो दूसरी उसके बाद ऑपरेट करेगी। ठीक है, फिर अदर जो इंस्ट्रक्शन है वो गिवन की जाएगी किसको, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्क कर रहा है, प्रोसेसर को। सीपीयू के काम ही है ना सारे। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्टीगुअस एंड नॉन कॉन्टीगुअस की। कॉन्टीगुअस एंड नॉन कॉन्टीगुअस स्टोरेज एलोकेशन। द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड कॉन्टीगुअस स्टोरेज एलोकेशन, जो आपकी प्रीवियस थी, कॉन्टीगुअस स्टोरेज एलोकेशन इन विच ईच प्रोग्राम कॉपीड आ सिंगल कॉन्टीगुअस मेमोरी ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होता था, इन विच ईच प्रोग्राम, जो भी आपके प्रोग्राम है ऑक्यूपाइड होते थे एक सिंगल कॉन्टीगुअस मेमोरी ब्लॉक के अंदर। इन दीज सिस्टम्स, अब इस सिस्टम्स के अंदर क्या है, द टेक्निक ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। कॉन्टीगुअस के अंदर आपकी जो प्रोग्राम की स्टोरेज की एलोकेशन थी ऑक्यूपाई होती थी एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, बिकॉज एक ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक आएगा मेमोरी के अंदर, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ से होगी। मल्टी प्रोग्रामिंग में तो हम मल्टीपल टास्क एक साथ चला रहे होते हैं, मल्टीपल काम एक साथ चला रहे होते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स एक साथ चला रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये होती है आपकी कॉन्टीगुअस स्टोरेज एलोकेशन। इन नॉन कॉन्टीगुअस स्टोरेज एलोकेशन आप प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स। उसमें सिंगल ब्लॉक था कॉन्टीगुअस में, नॉन कॉन्टीगुअस में क्या है, डिवाइड कर देते हैं सेवरल ब्लॉक्स के अंदर, डैट मे बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, डैट मे बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी, जो कि आपकी डिफरेंट पार्ट्स हैं मेन मेमोरी के, उसके अंदर तोड़े जा सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल नॉन कॉन्टीगुअस स्टोरेज एलोकेशन। सो ये बहुत मुश्किल टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नॉन कॉन्टीगुअस स्टोरेज एलोकेट करवाना। द बेनिफिट इज़ दैट इफ़ मेन मेमोरी हैज़ मैनी स्मॉल होल्स अवेलेबल इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लार्ज होल। ठीक है, अब मेन मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा होल हो एक सिंगल के बजाय, तो वो डिफ़िकल्ट है। इसका बेनिफिट ये है, बेनिफिट इज़ डैट इफ़ मेन मेमोरी हैज़ अ मैनी स्मॉल होल, मतलब एक मेन मेमोरी है उसके अंदर बहुत सारी स्पेसिस हों, अवेलेबल हो एक सिंगल लार्ज मेमोरी के अंदर। देन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑफन लोड एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम डैट वुड अदरवाइज नीड टू वेट। तब होगा जब इसके अंदर स्पेस होगी, अदरवाइज लोड नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सो ये माइनर सा डिफरेंस है नॉन कॉन्टीगुअस और कॉन्टीगुअस में। कॉन्टीगुअस में आप जो है वो सिंगल मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग का इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉन कॉन्टीगुअस में हम एक प्रोग्राम को सेवरल ब्लॉक्स के अंदर तोड़ सकते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी के अंदर जाके मल्टी प्रोग्रामिंग की बेस पे काम कर सकते हैं। ओके जी, स्वैपिंग की बात करते हैं। देखिए जी, ऑलरेडी हमने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया हुआ है। ठीक है, स्वैपिंग क्या है, स्वैपिंग एक ऐसा मैकेनिज्म था, स्वैपिंग इज़ अ मैकेनिज्म इन विच अ प्रोसेस कैन बी स्वैप टेम्परेरी आउट ऑफ मेन मेमोरी और मूव। ठीक है, हम मूव कर रहे होते हैं किधर से, अपनी सेकेंडरी मेमोरी डिस्क से किधर मूव कर रहे होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, जो भी प्रोसेस आपको अवेलेबल है।
ठीक है। मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्वैप आउट। सेकेंडरी से मेन मेमोरी, देखिए इन होना है ना, एंटर होना है, मेन मेमोरी के अंदर इन होना है, आउट तो नहीं ना होना। आउट मतलब गायब हो गया, अब वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको आपकी मेन से सेकेंडरी में स्वैप आउट कहा है, और सेकेंडरी से मेन मेमोरी स्वैप इन। हाँ जी, यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोसेस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू अनलेस इट इज़ कम्प्लीटली और पार्टली इन मेमोरी। आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता सीपीयू के अंदर जब तक वो कम्प्लीटली ना हो या फिर पार्टली ना हो। दो चीज़ें हैं, या कंप्लीट होगा या फिर पार्ट्स की फॉर्म में होगा मेमोरी के अंदर। आ प्रोसेस नॉट एग्जीक्यूटिंग इन सीपीयू कैन बी कम्प्लीटली स्वैप आउट ऑफ मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर such as a high disk speed. It can then be swapped in to memory when it needed to execute। ये क्या चीज़ लिखी है, इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी अगर सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी। वो ऑटोमेटिकली सीपीयू अपने आप ही उसको उठा के भाई गर्दिश में लगा देगा कि ये काम कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप उसको मेमोरी के अंदर नहीं लेके आते, स्वैपिंग नहीं करते मेन मेमोरी के अंदर, तब तक वो सीपीयू जो है वो चुप करके बैठा रहेगा। Swapping is a memory management technique that swap a process into main memory to execute, into main memory to execute। main memory में होगा तो execute होगा। It then swaps it out to the backing storage when required। जब हमें इसको नहीं चलाना, सेव करना है, तो हम उसको अगेन बैकिंग स्टोरेज में कर देंगे, मतलब स्वैप आउट कर देंगे। उसे कहेंगे भाई अब तुम जाओ, काम ख़त्म हो गया। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। दी स्वैपिंग इज़ डन बाय स्वैपर। अब ये जो स्वैपिंग हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, स्वैपर होता है। ठीक है, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। देख लें अभी विंडो है, विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे ऐसे काम कर रहे हैं। आर्किटेक्चर ने ये सारे काम किए हुए हैं। सपोज दैट अ डिस्पैचर ट्राइज टू लोड अ प्रोसेस इन टू CPU एंड फाइंड्स दैट इट इज़ नॉट करंटली इन मेमोरी। ठीक है जी, डिस्पैचर क्या कर रहा है, डिस्पैचर ने टाइम देखना है ना, टाइम एलोकेट करना है। डिस्पैचर क्या कर रहा है, ट्राई टू लोड अ प्रोसेस इनटू CPU। वो लोड करने की कोशिश कर रहा है CPU के अंदर, और फाइंड करेगा अगर मेमोरी करंटली अवेलेबल ना हो। इट विल कॉल द स्वैपर टू स्वैप द प्रोसेस बैक इनटू द मेमोरी। ठीक है जी, अगर मेमोरी खाली होगी तो उसको कर देगा, अदरवाइज वो आपकी बैकिंग स्टोरेज में ही रहेगी। तो ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आपकी ये आपका यूज़र एरिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना, GUI आपका GUI है, ये यूजिंग एरिया है। आपने मतलब एक मेमोरी समझ लेके आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र एरिया दोनों का यूज़ करें मेमोरी। आप ठीक है, इसको देखिए जो भी चीज़ ऑन करनी है हमने मेन मेमोरी के अंदर ही करनी है, रैम के अंदर ही करनी है। आप ये PDF भी ये नज़र आ रही है ना, ये मेमोरी रैम के अंदर है। ये आपकी बैकिंग स्टोरेज है, आपकी हार्ड डिस्क है। लाइक अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मेन मेमोरी से स्वैप आउट हो रहा है। प्रोसेस 1 मतलब बैकिंग स्टोरेज के अंदर स्वैप आउट होता है, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चले जाना, मतलब काम ख़त्म करना। अब मुझे कुछ चीज़ ओपन करनी है, ये मेरी फाइल ही है, लेट्स सपोज मैंने ओपन की है, ये कहीं ना कहीं तो सेव है ना। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन किया हुआ है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, और मुझे नज़र भी डिस्प्ले भी हो रहा है, यूज़र एरिया डिस्प्ले भी हो रहा है। तो ये प्रोसीजर होता है आपका स्वैपर का काम, जिसमें हम स्वैप इन और स्वैप आउट करते हैं। हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ स्वैपिंग। सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्वैपिंग आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं स्वैपिंग एरिया के, जो कि दर्ज हैं। इट अलाउज हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये आपको जो है स्वैपिंग, देखें स्वैपिंग का फ़ायदा बहुत है, बिकॉज़ अगर स्वैपिंग ना हो तो फिर सारे प्रोग्राम बैकिंग स्टोरेज में कभी भी ना हो तो सारे ही रनिंग मोड में आ जाए। ठीक है जी, तो स्वैपिंग इस सेंस में बहुत फ़ायदे की चीज़ है। हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, जहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, तहाँ पे आपका स्वैपिंग जो है वो बहुत काम करेगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम साथ में चलाना चाहते हैं और वो एक साथ तो नहीं ना ओपन कर सकते, वहाँ पे आपकी स्वैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट अलाउज डायनामिक री लोकेशन। जी हाँ जी, डायनामिक रीलोकेशन है, स्टैटिक तो नहीं है, जिसकी जो सब प्रोग्राम आप ऑन करना चाहें कर सकते हैं। इट मीन्स दैट प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड इन डिफरेंट लोकेशन।
इफ़ एड्रेस इज़ बाइंडिंग, ठीक है, एड्रेस बाइंडिंग आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, इसी चैप्टर में देखा है, इज़ परफॉर्म्ड एट एग्जीक्यूशन टाइम। अगर एड्रेस बाइंडिंग जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे परफॉर्म होगी ठीक है जी। फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो आपकी टाइम बाइंडिंग थी, लोड टाइम बाइंडिंग है, ठीक है जी। कंपाइल टाइम बाइंडिंग देखी थी हमने, एड्रेस बाइंडिंग देखी थी, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस बाइंडिंग है, तो एड्रेस बाइंडिंग क्या चीज़ होती है? एड्रेस बाइंडिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो मैप करता है एक एड्रेस स्पेस को। लाइक अगर मैं इसको इंग्लिश में कहती हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस। ये कहाँ से मैप करता है? किसी एड्रेस स्पेस, मतलब हम एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस पर फॉर्म एज एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है जी। कंपाइल टाइम तो आपको पता ही है, कंपाइल टाइम जो भी प्रोसेस है, प्रोग्राम है, मेमोरी के अंदर लेगा, जो आपका एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो जनरेट करेगा। कंपाइल टाइम आपका एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो जनरेट करेगा। लोड टाइम जो है, अगर आपको कंपाइल टाइम नहीं समझ आ रहा, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट नाउ एट द कंपाइल टाइम, कहाँ पे प्रोसेस जो है वो आपका रिज़ाइड कर रहा है, तो आप यहाँ पे रीलोकेटेबल एड्रेस जो है वो जनरेट कर देते हैं। लोड टाइम बाइंडिंग के अंदर रीलोकेटेबल एड्रेस जो है वो जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लोडर होता है वो ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसलेटेड करता है आपकी रीलोकेटेबल एड्रेस टू एब्सोल्यूट एड्रेस के अंदर। मतलब आपका जो लोडर होता है लोड टाइम के अंदर, वो क्या करता है, लोडर का काम है रीलोकेटेबल एड्रेस से आपको ट्रांसलेट करना होता है आपके प्रोग्राम को एब्सोल्यूट एड्रेस तक। रन टाइम बाइंडिंग होती है, रन टाइम बाइंडिंग जो है वो फेमस बाइंडिंग है, मोस्टली डन होती है ऑलरेडी, ठीक है। कहाँ पे डन होती है? रन टाइम है तो रन टाइम पे ही होगी। सो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जब हम मूव कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, देन दिस बाइंडिंग इज़ डन ऑलरेडी, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में या एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में। चूँकि ये मेमोरी मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट आएगा। मेमोरी मैनेजमेंट में हम एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में शिफ्ट हो रहे, तो रन टाइम जो है वो तभी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये सारी इसी के अंदर ही हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, आपकी जो इट बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये आपको जो यूटिलाइजेशन है अच्छी प्रोवाइड करती है, मतलब आपकी सीपीयू की स्पीड जो है वो हाई हो जाती है स्वैपिंग से। इट कैन बी अप्लाइड ऑन प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग एल्गोरिथम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हाँ जी भाई, हमें इसमें जो है प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे लगता है कि मुझे आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, ठीक है जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है जी, SJF, ये हमने सारे देख लिए हुए हैं। जैसे कि प्रायोरिटी बेस में रोल इन और रोल आउट का कॉन्सेप्ट था ना, जब हम बात करते हैं ना एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट में जाना है एक प्रोसेस ने। देखिए मेमोरी का क्या काम है? मेमोरी ने तो प्रोसेस लेना है और मेमोरी उसको परफॉर्म कर देना है। बाकी काम कौन कर रहा है? आपकी जो प्रोसेस है वो ही जाने है ना। प्रोसेस नहीं होगा तो मेमोरी क्या करेगी? खुद ब खुद कोई काम करेगी? नहीं ना करेगी। तो जब एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में जाना होता है तो वहाँ पे जितना वो टाइम लेती है ना उसको हम डिलेड अनटिल रन टाइम कहते हैं। एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में प्रोसेस शफल हो रहा है, डिलेड अनटिल रन टाइम, जब तक प्रीवियस नहीं कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस अगले को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, memory allocation methods. The program code has to be transferred from secondary storage to main memory in order to execute process. हाँ जी, आपका जो प्रोग्राम कोड होता है वो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। ऐसे ही होता है ना, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ आता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। हमें कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम उसको किसके अंदर लेके आ रहे होते हैं? अपनी मेन मेमोरी के अंदर लेके आ रहे होते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड प्रोसेस लोडिंग।
अभी मैंने ऑलरेडी इसको करने से पहले आपको बताया भी था, डिलेड अनटिल रन टाइम। जब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में आता है मेमोरी के, जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस लोडिंग। इन सम सिस्टम द रिजर्व ऑपरेशन इज यूज्ड आल्सो। This operation transfer a process from memory to secondary storage. This is done to accommodate and execute another process. The overall effect in a swap of two processes, this activity is called swapping. The three main memory allocation schemes are as follows. तो यहाँ पे 3 टाइप की मेन मेमोरी एलोकेशन स्कीम है, जिसमें आपकी पहली आती है सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम, फिर आती है आपकी फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन स्कीम, फिर आती है आपकी वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। इन जनरल द मेन मेमोरी इज़ यूजुअली पार्टीशनड इनटू 2 मेन पार्ट्स। अब अगर हम जनरल बात करते हैं, मेन मेमोरी 2 पार्टीशन होती है 2 मेन पार्ट्स के अंदर। वन इज़ रिजर्व्ड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर टू होल्ड मोर यूजर प्रोसेसेस। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये रिकॉल करने की ज़रूरत है कि ये किस चीज़ के रेलिवेंट बात कर रहे हैं। चलें, लेट मी थिंक अबाउट। आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, और जिनको आ गई है बहुत अच्छी बात है। बात यही कर रहे हैं, देखें 2 पार्टीशन होती है मेन मेमोरी की भी, आपकी रैम और रोम। रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम की रिज़र्व फाइल्स होती हैं, जो आर्किटेक्चर ने सारी जो भी बायोस वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। और बाकी जो है वो होल्ड की होती है आपकी रैम। रैम के पास सारी अथॉरिटी होती है। रैम उसको आप चेंज कर रहे हैं, जो भी अपनी फाइल्स लोड कर रहे हैं वो किसके अंदर हो रही हैं, आपकी रैम के अंदर हो रही हैं। फिर बात करते हैं सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम, सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन। Memory management is simple in a computer that only runs one process at a time. Single process allocation scheme है, absolute partition है, single absolute partition है। तो memory management ये क्या बताएगा, only run one process at a time। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम जो है वो रन होगा। द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ लोडेड इनटू फ्री स्पेस एरिया ऑफ द मेमोरी। ये याद रखिएगा, तभी रन होगा जब वो फ्री स्पेस उसे मिलेगी। इन जनरल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेमोरी स्पेस विल नॉट बी यूज्ड। सो यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो यूज़ नहीं होगा। मेन मेमोरी है, ठीक है, अब लोडेड फ्रॉम मेन मेमोरी स्टोरेज से कर रहे हैं हम, मेन स्टोरेज से हम मेमोरी के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़र प्रोसेस है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र प्रोसेस लोड हुआ मेमोरी के अंदर, ये आपका अनयूज पार्ट है, ये आपका फ्री स्पेस एरिया है, ठीक है। और जो फ्री स्पेस एरिया होगा वो इसको यूज़ नहीं करेगा। In this scheme, only one process in memory at any time. Such an arrangement clearly limited in capability and is found primarily in simple systems such as computer games. Early MS-DOS system also operated in this way. So अब ये भला कौन से सिस्टम की एग्जांपल है? जो सिंगल प्रोसेस एलोकेशन है ना, ये आपका डोस है, ठीक है। डोस में हम सिंगल प्रोसेस ही एट अ टाइम चला सकते हैं। वैसे उसमें जितनी मर्जी फ्री स्पेस हो, लेकिन सिंगल प्रोसेस ही एट अ टाइम चल सकता था। ओके जी, मल्टीपल फिक्स पार्टीशन एलोकेशन स्कीम की बात करते हैं। दिस स्कीम डिवाइड्स द मेन मेमोरी इनटू नंबर ऑफ सेपरेट फिक्स्ड एरिया। एब्सोल्यूट था वो प्रीवियस, सिंगल एब्सोल्यूट, ठीक है, सिंगल एब्सोल्यूट है। अब यहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स मतलब आपने जो स्पेस दे दी है वो उसी को यूज़ करेगा। ईच मेमोरी एरिया कुड होल्ड वन प्रोसेस, और हर एक मेमोरी एरिया के अंदर एक ही प्रोसेस होगा। अब ये नहीं हो जाएगा कि अब इसके अंदर फिक्स कर दिया तो एक के अंदर 4-4 5-5 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और एक और चीज़ बताती हूँ, जो अनयूजेबल एरिया होता है ना आपका मेमोरी का, जनरल नॉलेज है, जो अनयूजेबल एरिया होता है मेमोरी का, उसको हम मेमोरी फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज वो जगह खाली होती है तो वहाँ पे खलास सी बन जाती है, स्पेस सी बन जाती है, तो वो फ्रेगमेंटेशन होती है।
तो आपके सिस्टम के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने का ऑप्शन होता है। इस कंट्रोल पैनल पे जाएंगे तो उसको देख लेंगे बाद में। ओके, फिक्स पार्टीशन है ये प्रोसेस सी, ये देखें प्रोसेस सी है, ये आपकी अनयूजेबल एरिया है, ये पार्टीशन 1 की हुई है, ये पार्टीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और उसको मेमोरी का साइज़ भी दे दिया हुआ है, ये देखें साइज़ भी दे दिए हुए हैं, ठीक है। और मेंशन कर दिया है जो ये वाला पार्ट है इस तरह की फॉर्म का डॉटेड वाला, वो आपकी अनयूज स्पेस्ड है। ये प्रोसेस ए है, ये इसके दरमियान में खला है, ठीक है, ये स्पेसिंग है, ये अनयूज्ड एरिया है, ये फ्रेगमेंटेशन है। जहाँ पे प्रोसेस लिखे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो बाकी एरिया है खाली है। लाइक ये कह लें कि ये 300K था तो यहाँ पे 400K वाला डाटा आ सकता था, तो देखें उसने बाकी किसी को भी नहीं आने दिया और अपनी स्पेस भी फिक्स थी तो उसने इसे खाली छोड़ दिया। ये 300K का था तो 100K जो है इसका खाली है, और ये 200 था तो 50K इसका खाली है। In this above example, the memory consists of 3 area of size 200, 300 K each है, एरिया है, होल्ड अ प्रोसेस, हर एरिया के पास अपना एक प्रोसेस है। तो अगर आप प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो देखें कि अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी इसके अंदर अवेलेबल है, रन टाइम पे अवेलेबल है, तो वो वेस्ट ही जा रही हैं। तो यहाँ पे फिर ना फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट अकर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन पार्टीशन शुड बी लार्ज इनफ टू होल्ड द लार्जेस्ट प्रोसेस टू रन एज शोन अबव, ठीक है। आपका प्रोसेस काम है, उसके अंदर ये स्पेस भी अवेलेबल है लेकिन फिर भी रन हो रहा है। ईच पार्टीशन विल टिपिकली कंटेन अनयूज स्पेस सो दैट द टोटल अनयूज स्पेस कुड बी कंसीडरेबल, करेगा बिकॉज उसकी मजबूरी है, उसको फिक्स दे दिया हमने। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, द अकरेंस ऑफ वेस्टेड स्पेस इन दिस वे। याद रखिएगा, जो इस तरह आपके प्रोसेसेस के अंदर स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है, प्रोसेसेस के अंदर अनयूज स्पेसेस हैं आपकी मेमोरी के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ कॉल्ड इंटरनल बिकॉज इट अकर्स विद इन द स्पेस पार्टीशन। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को कैसे ये इंटरनल है। वो कह रहा है कि इसको इसलिए इंटरनल कहा गया है बिकॉज इट अकर्स विद इन द स्पेस पार्टीशन, पार्टीशन किए हुए के अंदर स्पेस है। एलोकेटेड टू द प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन, typically the partitions would be set up with a range of partition size so that a mixture of large and small processes could be accommodated. This scheme was one of the first scheme to be employed in multi-programming system. So ये पहली स्कीम थी जो multi-programming के अंदर चलाई गई। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। इट इज़ रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट, हाँ जी सिंपल है। इट फैसिलिटेट्स बिकॉज हम इसको फिक्स्ड वैल्यू दे देते हैं, फिक्स स्पेस दे देते हैं, फिक्स मेमोरी दे देते हैं। फैसिलिटेट्स मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ड्यू टू इट्स फिक्स्ड पार्टीशन। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। दिस फिक्स्ड पार्टीशन साइजेस कैन प्रिवेंट अ प्रोसेस फ्रॉम बीइंग रन टाइम ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ पार्टीशन सफिशिएंट स्पेस। सफिशिएंट स्पेस की वजह से ना रन टाइम जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसको इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वेस्ट स्पेस दैट कलेक्टिवली कुड अकोमोडेट अनदर प्रोसेस, ठीक है। अब देखो वो वेस्ट हो रही है, हालांकि अगर मेरे पास और प्रोसेस क्यू में थे और वो 100K का था तो 100K की जगह थी ना प्रोसेस 3 के पास, तो वेस्ट हुई ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हाँ जी, मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम, द ऑब्वियस सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अ फिक्स्ड partition scheme is allow the partitions to be variable in size at load time। अब आपकी मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन ने इसको फिक्स किया उस प्रॉब्लम को, क्यों ना हम जो भी वेरिएबल है वो रन टाइम पे एलोकेट कर दिया जाए, ठीक है जी। इट एलोकेट्स दी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। जो मेमोरी जितने प्रोसेस को लाइक अब जो मतलब 100K का है तो 100K वाली इसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। वो चेक कर लेगा ना जिसकी जितनी मेमोरी होगी वो उस प्रोसेस वहाँ पे चला जाएगा। प्रोसेस आर लोडेड इनटू कंसेक्टिव एरिया अनटिल द मेमोरी
is filled or the remaining space is too small to accommodate another process. देखें भाई, जो छोटा एरिया होगा ना वहाँ पे चले जाएगा, जो छोटा प्रोसेस होगा वो छोटी मेमोरी के अंदर चला जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ी मेमोरी के अंदर चला जाएगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मेमोरी के अंदर चल रहे हैं, ये आपकी पूरी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्ट रिक्वायर्ड साइज़ हो जाएगा, तो आपके पास ये अवेलेबल स्पेस है, खाली स्पेस। If a new process D is loaded, then it's allocated adjacent to process C। ठीक है, अब देखें, अब जो भी होगा डी प्रोसेस आना चाह रहा है तो यहाँ पे स्पेस खाली है, तो वो किसका एडजेसेंट होगा? सी का। जिस तरह बी किसका एडजेसेंट है? ए का। सी किसका एडजेसेंट है? बी का। तो इसी तरह सी का कौन होगा? जो भी न्यू प्रोसेस आएगा, तो यहाँ पे डी होगा। उन्होंने एग्जांपल दे दी है, बिकॉज हम सीक्वेंस वाइज तो ले रहे हैं, ए बी सी। अवेलेबल स्पेस इज सफिशेंट when a process terminate the process it occupies it freed and become available for the loading of a new process। देखिए, अगर उसके लिए वो स्पेस प्रॉपर नहीं होगी, इनसफिशेंट होगी, तो वो स्पेस खाली ही जाएगी और प्रोसेस आपके बाकी चलेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, देन न्यू आएगा। However, this reveals a problem in the nature of the technique। a process terminate and the space is free। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री स्पेस थी, द फ्री स्पेस appears as a series of holes between the एक्टिव मेमोरी एरिया। तो यहाँ पे फिर भी एज अ होल अकर हो रहा है ना। तो ये देखें, न्यू प्रोसेस लोड हुआ फ्रॉम स्टोरेज से, फिर भी इसके अंदर स्पेस अवेलेबल है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट अटेम्प्ट टू लोड एन इनकमिंग प्रोसेस इनटू स्पेस लार्ज इनफ टू अकोमोडेट इट। इट इज़ पॉसिबल दैट अ न्यू प्रोसेस कैन नॉट बी स्टार्टेड बिकॉज नन ऑफ द होल इज़ लार्ज इनफ। अब बहुत कम स्पेस है, लेकिन है, होल है, खला है, स्पेस है। द टोटल फ्री स्पेस इज़ मोर देन द रिक्वायर्ड स्पेस। आप देखें, मेरा प्रोसेस की जो है वो 50 है, अब यहाँ पे 10 की स्पेस अवेलेबल है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री मेमोरी है इन दिस वे, इस तरह के सिनेरियो में, वो होती है आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फिक्स में तो था ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आपने फिक्स एरिया दे दिया और आपके प्रोसेसेस के अगर साइज़ कम है तो बाकी जो है वो वेस्ट जा रही हैं। इस तरह इस मेमोरी में क्या हो रहा है, सारे अपनी अपनी जितनी उसकी वैल्यू है उस मेमोरी एलोकेट होती जा रही है, बाकी जो स्पेस बच गई है और सब इनसफिशेंट स्पेस है, तो ये होल तो जा रहा है। तो ये आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर आती है। ओके, तो ये प्रोसेस सी से प्रोसेस ए के दरमियान में अब स्पेस आ गई, मतलब कि दो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गए हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस डी एंड प्रोसेस बी लीविंग होल्स इन मेमोरी। तो यहाँ पे भी जो अकर हो गई है ना ये स्पेस, ये आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गई है। ये आपकी क्या हो गई है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हो गई है। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।